हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री। क्या देखेंगे? क्लास 10th का केमिस्ट्री, जो कि हिंदी में रसायन शास्त्र बोला जाता है। तो आपको पता है कि क्या है, आपको साइंस में 3 बुक पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यानी फर्स्ट है फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री और थर्ड आपका बायो। यानी टोटल कुल मिला के आपको 3 बुक पढ़ना है। तो इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर देखेंगे, जो कि आपका यह पार्ट 2 होने वाला है। इसमें हम लोगों ने 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में जो है कि हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में भी वीडियो है, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। यह आपका टॉप 50 MBBI का जो सीरीज चल रहा है वह आपका सेकेंड सीरीज होने वाला है। तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वह टॉप 50 MBBI वह आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आपको चैप्टर वाइज नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि क्या है, आपके पास टाइम बहुत कम है। और जो भी आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह आपको अभी रिवाइज करने का टाइम है। या फिर अगर जो भी बच्चा नहीं पढ़ पाया है वह इस क्वेश्चन को याद कर लेगा, तो इतना से वह 80%, 90% यानी अच्छी खासी स्कोर वह कर सकता है। वह उसको अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है वह कितना मेहनत करना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। क्या है? एल्युमिनियम जो है वह अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में क्यों करते हैं? क्वेश्चन समझिएगा। क्या कहा, यहाँ हम लोग खाना बनाने में उसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्या कहा, एल्युमिनियम जो है वह अत्यंत अभिक्रियाशील एक धातु है, जिसका हम लोग उपयोग जो है वह खाना बनाने वाले, जिस बर्तन में हम लोगों ने खाना बनाते हैं एल्युमिनियम के बर्तन में, उस बर्तन को बनाने में इस धातु का उपयोग किया जाता है। वही आपसे क्वेश्चन कहा है क्यों करते हैं। आंसर समझिएगा। क्या कहा है, एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है। एल्युमिनियम क्या है, वह ऊष्मा का एक अच्छा चालक है। अगर ऊष्मा का वह अच्छा चालक नहीं होगा तो उससे भोजन कैसे पकेगा? भोजन ही अच्छा नहीं पक पाएगा तो उसका हम लोग क्यों उपयोग करेंगे? वही कह रहा है कि एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है और इसका संक्षारण नहीं के बराबर होता है। यानी इसकी जो नष्ट है वह क्या होता है, इस धातु के जो नष्टीकरण है यानी वह नष्ट जो है वह नहीं के बराबर होता है। जैसे जिस धातु का संक्षारण होता है वह धीरे धीरे, जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो वह क्या होता है, आपने देखा होगा कि वह जो है कि धीरे धीरे क्या होता है, झरना शुरू हो जाता है और वह उसकी परत जो है वह नष्ट होने लगती है। तो वही जो है कहा गया है कि इसका जो संक्षारण है वह नहीं के बराबर होता है। इसलिए अत्यंत अभिक्रियाशील होने के बावजूद भी एल्युमिनियम धातु का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने में किया जाता है। यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ आपको आंसर पसंद आया होगा। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 15 और 18 में पूछ रखा है। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वह सिलेक्टेड क्वेश्चन, और जो भी आपको आंसर मिल रहा है वह आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में, सरल और आसान भाषा में आपको दिया जा रहा है, ताकि आप इसे अच्छी प्रकार समझ सके और याद कर सके। अगर आपने इतना क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको 2 मार्क्स का 2 मार्क्स 100% गारंटी के साथ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्या कहा है, ध्वनि या सोनोरस किसे कहते हैं? यानी ध्वनि को ही सोनोरस बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कह देगा कि ध्वनि किसे कहते हैं या फिर सोनोरस किसे कहते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर आपको सेम देना है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों सेम है। यहाँ पे समझिएगा आंसर। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है, क्या होता है, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो उनसे एक विशेष प्रकार की आवाज़ यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होता है, जब दो धातु आपस में टकराएगी तो उससे क्या होता है, एक ध्वनि यानी आवाज़ उत्पन्न होती है। इसे धातुई ध्वनि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, धातुई ध्वनि कहते हैं। जैसे अगर पीपल का पत्ता गिरा हुआ है तो आप उसे क्या कहेंगे कि यह पीपल का पत्ता है। जैसे आम का पत्ता है तो आप उसे कहेंगे कि यह आम का पत्ता है। उसी प्रकार यह धातु से आवाज़ निकल रही है, क्या है, धातु से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, धातुई ध्वनि कहलाएगा। वही कह रहा है कि इसे धातुई ध्वनि कहते हैं। और इस प्रकार की जो धातुएं होती है वह ध्वनिक कहलाती है। इस प्रकार की जो भी आवाज़ उत्पन्न करने वाली जो धातुएं होती है वह क्या कहलाती है, ध्वनिक कहलाती है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है, ध्वनि क्या, सोनोरस क्या है। आपसे ध्वनि पूछे या सोनोरस पूछे, आप इसी प्रकार आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसके बाद है, यही कारण है कि घंटी बजाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने स्कूल की घंटी देखी होगी, स्कूल का जो घंटी बजाया जाता है वह क्या होता है, धातु का बना होता है। तो उस पर क्या है, आप इस प्रकार से भी इसका लैंग्वेज दे सकते हैं कि धातु की सतह पर एक क्या है, ठोस पदार्थ से या कठोर पदार्थ से पीटने पर जो एक विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है वह आपका क्या कहलाएगा, ध्वनिक या सोनोरस कहलाता है। वही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ये लैंग्वेज दीजिए, वे लैंग्वेज दीजिए, दोनों आपका आसान है और बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है। यहाँ पे वही आपसे यह उदाहरण के रूप में दिया है कि जो घंटी बजाने के लिए जो धातुओं का उपयोग किया जाता है वही हमारा क्या है, इस प्रकार के ध्वनिक धातु के उदाहरण है। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। पुनः एक बार समझने का प्रयास कीजिए। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है, क्या होता है, वह ठोस पदार्थ से या कठोर सतह से हम किसी धातु को पीटते हैं या वह टकराती है तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि यानी आवाज़ उत्पन्न होती है। इसे ही धातुई ध्वनि कहते हैं। और इस प्रकार की जो धातुएं होती है वह ध्वनिक कहलाती हैं। जो भी ये ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातु है वह क्या होगा, ध्वनिक कहलाती है। और यही कारण है कि घंटी बजाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 14 और 17 में पूछ रखा है। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। यानी अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह विद्युत का चालन क्यों करता है, इसी से आपका क्वेश्चन कह रहा है। आंसर समझिएगा, अम्ल जल में घुल करके क्या होता है, अम्ल जो है वह जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है। क्या बनाता है, वह जो अम्ल जो है वह जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है, जो क्या होता है, वह विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। इसलिए वह क्या है, जो भी अम्ल का जो जलीय विलयन तैयार होता है वह विद्युत का चालन करता है। यही आपसे क्वेश्चन कहा है और इसी का आपको आंसर यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में आपको आसान तरीके से दिया गया है। आंसर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। यह क्वेश्चन का आंसर, यह जो एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 12, 14 और 19 में पूछ रखा है। तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वह आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही हम लोगों का के लिए मोटिवेशन होती है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप एग्जाम की तैयारी कर सकें। क्योंकि यहाँ पर आपको पर डे क्लास चलाया जा रहा है, शाम को 7 बजे से क्लास चलती है। तो आपको एग्जाम तक पूर्ण रूप से आपका सिलेबस समाप्त रहेगा और आप अच्छी खासी तैयारी कर पाएंगे और आप अच्छी खासी जैसे 80%, 90% स्कोर कर पाएंगे। तो आपको अगर अच्छी खासी तैयारी करनी है तो यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है वह सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। और इसका आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। आपको टेलीग्राम पे इसका पूर्ण रूप से PDF जो है वह बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ पर दिया जाएगा और एग्जाम तक आपको पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के उपाय बताइए। यानी संक्षारण जो है वह क्या है और इसके रोकने का उपाय क्या है, यानी क्वेश्चन का है। आंसर समझिएगा, संक्षारण वह प्रक्रिया है, संक्षारण क्या है, वैसे प्रक्रिया है या वह प्रक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातुएं नमी एवं वायु से, यहाँ पे समझिएगा नमी कहने का मतलब है जैसे मिट्टी होती है तो उसमें क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत जल है वहाँ पे जल की मात्रा है उसमें जो है कि नमी टाइप पे उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ पे अगर किसी धातु को, जैसे लोहे की धातु को अगर मिट्टी में रख देते हैं तो वह क्या है, नीचे से वह थोड़ा थोड़ा उसको अगर जल मिलता है तो वह उससे नमी से जो है वह क्या होता है, अभिक्रिया कर लेता है और वायु के ऑक्सीजन से, और वह क्या होता है, अवांछनीय पदार्थ का एक निर्माण कर लेता है और वह झरना उसका शुरू हो जाता है, यानी उसकी नष्टीकरण शुरू हो जाती है। वही कहा है कि संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातुएं नमी एवं वायु से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या होता है, अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है। लोहा पर जंग लगना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना या तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये आपका संक्षारण का उदाहरण है। क्या है, ये सभी जो है संक्षारण का उदाहरण है। जैसे लोहे पर क्या होता है, वह जंग लग जाता है, वह आपका संक्षारण है। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, जैसे चांदी की कोई भी अगर आभूषण पहनते हैं तो उसको देखिएगा काफ़ी दिन जब हो जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, उस पर काली रंग की परत चढ़ना शुरू हो जाता है, यानी वह थोड़ा थोड़ा काला होना शुरू हो जाता है। वही आपका क्या कहा है, वह संक्षारण का उदाहरण है। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाता है, वह आपका संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण से बचने के लिए धातु को पेंट करके या यसद लेपन करके या ग्रीस लगाकर या तेल लगाकर उसे सुरक्षित रखा जाता है।
जैसे लोहे की धातु है उसे हम लोग पेंट कर देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं, वह क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है, यानी वह जो है कि संक्षारण उसका रुक जाता है। तो यही कहा है कि उसको संक्षारण से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, कोई भी धातु हो तो उसको पेंट करेंगे या सदलेपन करेंगे, ग्रीस लगाकर या तेल लगाकर, जो भी उसका नियम होगा, जो भी उसकी प्रक्रिया होगा उस तरह से उसको करेंगे, वह क्या होगा, संक्षारण से सुरक्षित रह पाएगा। यही आपका क्वेश्चन का आंसर था। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 13 में पूछ रखा है। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। यानी हीरा का जो अपवर्तनांक है वह 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, यही आपसे क्वेश्चन कहा है। देखिए यह आपका क्वेश्चन फिजिक्स का है, स्टूडेंट से इसमें टाइप हो गया है। केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको जो है कि साइंस का एग्जाम एक ही दिन देना है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। आपने अगर अपवर्तनांक का आपको डाउट होगा जैसे, तो आपको प्रवर्तन और अपवर्तन का 2 चैप्टर का कुल मिला के आपको अलग से क्या है, मैंने आपको उसमें MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 2 सीरीज करके आपको दे दिया है। आपने उसको वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। उससे आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या कहा है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। क्या हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अर्थ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। यानी यहाँ पे समझिएगा, अपवर्तनांक का जो परिभाषा होता है इस अपवर्तनांक का, वह क्या होगा, जैसे हम कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी उस माध्यम का हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का आपसे परिभाषा पूछे तो आप इस प्रकार से बताइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर आपसे हीरे का अपवर्तनांक इतना है, इसका अर्थ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। यहाँ हम लोग इसलिए हीरे में प्रकाश की चाल जो है वह सबसे कम होगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या है, n = C/V, जहाँ n हम लोग क्या ले रहे हैं, अपवर्तनांक ले रहे हैं, C जो है वह निर्वात में प्रकाश की चाल और V जो है वह आपका हीरे में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका माध्यम हीरा है तो ही आपका हीरा में प्रकाश की चाल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ n = C/V है। क्या है, n = C/V है। अब देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, अगर हम इसको क्या है 4 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, C का मान 4 ले लिए और V का मान 2 ले लिए। क्या लिए, C का मान 4 और V का मान 2, इसको काटे तो 2 आया। कितना आया, इसको काटे तो 2 आया, यानी n का मान जो है वह हमको क्या आया, 2 आया। और यहाँ पे जो मान है वह 2.42 है। अब देखिएगा वही n का ही मान है, यहाँ हमको n का मान 2 आया। अब देखिएगा, अब हमने अगर 2.42 लेता है तो यह क्या हो जाएगा, यह इतना = C/V हो जाएगा। जब हमको V का मान निकालना होगा तो V इधर आएगा तो यह 2.42 इसके बट्टा में चल जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा V = क्या हो जाएगा, C/N हो जाएगा। तो n का मान हमको कितना है, 2.42 है। अब देखिए यहाँ पे हमको जो भी हम मान निकाले वह हमारा 2 आया है और यहाँ पे जो मान है वह 2.42 है। अब इससे हम यहाँ पे C का मान 4 लिए हैं, इससे जब भाग करेंगे तो इसका मान क्या होगा, कम आएगा, यानी यहाँ पे इसका मान V का मान जो है वह कम आएगा। तो यह आपका क्या होगा, इसका जब मान है प्रकाश क्या इसमें जो है कि माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही कहा है कि निर्वात में इसका जो अपवर्तनांक जो है वह अधिक है, यानी हीरा का अपवर्तनांक जो है वह सभी के अपवर्तनांक से अधिक होता है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। यानी जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसमें प्रकाश की चाल जिसमें का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगा। तो हीरा का अपवर्तनांक सभी के अपवर्तनांक से अधिक होता है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल सभी से कम होगा। वही आपको यहाँ पे समझाने के लिए 2 लाइन यहाँ पे बताया गया है। यहाँ आपका यहाँ तक आंसर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 मार्क्स का 2 मार्क्स फुल गारंटी के साथ मिल जाएगा। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 12 में पूछ रखा है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हाइड्रोकार्बन क्या है उदाहरण के साथ समझाइए। यानी हाइड्रोकार्बन क्या है उदाहरण के साथ समझाना है, यही आपसे क्वेश्चन का है। इसके क्या है, इसके क्वेश्चन से ही इसका आंसर निकल रहा है हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन। क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन। आंसर देखिएगा, कार्बन के वैसे यौगिक क्या है, कार्बन के वैसे यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, यानी जिसमें केवल क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होगा, वही आपका हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी वही आपका हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे मेथेन जिसका सूत्र CH4 है, क्या है, मेथेन जिसका सूत्र CH4 है, एथेन C2H6 है। अब देखिए इसमें CH4, C आपका कार्बन है, H आपका हाइड्रोजन है, इसके अलावा आपका कुछ नहीं है। एथेन इसमें भी C कार्बन है, H आपका हाइड्रोजन है, जो कि क्या है, यह हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछेगा सबसे सरल हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, तो आपको बताना है मेथेन। यानी मेथेन CH4 जो है वह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 11 और 17 में पूछ रखा है, तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जस्ता के दो मुख्य अयस्कों का नाम एवं उनके आणविक सूत्र के साथ लिखे। यानी जस्ता के जो दो मुख्य अयस्क होते हैं उनका नाम लिखना है उनके सूत्र के साथ। आंसर देखिएगा क्या कहा है, जस्ता के दो मुख्य अयस्क एवं सूत्र इस प्रकार है। फर्स्ट है आपका जिंक ब्लेंड, क्या है, फर्स्ट आपका जिंक ब्लेंड है जिसका सूत्र ZNS होता है। क्या होता है, ZNS, जिंक सल्फाइड इसको कह सकते हैं। यह आपका है, यह रासायनिक नाम हो गया जिंक सल्फाइड। उसके बाद यह आपका जिंकाइट, क्या होगा, यहाँ पे जिंकाइट होगा, यहाँ पे जिंकाइट नहीं होगा, जिंकाइट होगा। यह आपका ZNO इसका सूत्र है जिसको हम लोग जिंक ऑक्साइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक का यह अयस्क है जो कि क्या है, जिंकाइट है। तीसरा है आपका कैलेमाइन ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, क्या है, जिंक कार्बोनेट, Zn जिंक है और CO3 कार्बोनेट है। यानी कैलेमाइन या जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, ये तीनों इसका क्या है, जस्ता के मुख्य अयस्क है। जस्ता का है या जिंक का है वही आपका है, जिंक या जस्ता दोनों एक ही नाम है। तो यह आपका दो मुख्य अयस्क पूछा है, मैंने आपको यहाँ तीनों का तीनों बता दिया, इसका सूत्र भी बता दिया। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ देगा जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या है, या जिंकाइट का सूत्र क्या है, या कैलेमाइन का सूत्र क्या है, या फिर पूछ देगा कि यहाँ पे जस्ता का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है, या सॉरी जस्ता के अयस्क का कौन सा उदाहरण है। कोई एक दे देगा, 3 ऑप्शन अदर रहेगा तो उसमें आपको टिक करना होगा, या फिर आपको तीनों ऑप्शन दे देगा तो 4 नंबर ऑप्शन जो डी होगा वह आपका इनमें से सभी होगा। तो आपको याद रहेगा तभी तो आप समझ पाइएगा और टिक कर पाइएगा। तो यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। और यहाँ पे आपको अच्छी खासी तैयारी पर डे शाम को 7 बजे से क्लास चलता है, तो अच्छी खासी तैयारी करना है, 80% 90% स्कोर करना है। तो आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ताकि आप वीडियो कंटिन्यू कर सके। और अपने दोस्तों में भी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। देखिए आपको कोई भी बताने के लिए सिर्फ क्वेश्चन बताएगा, आंसर बताएगा, उसे समझाएगा, या कोई भी कहीं भी आपको कोई काम करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी व्यक्ति आपको रास्ता बताएगा, लेकिन वहाँ पे आपको जाना खुद है। आपको अगर जिस मंजिल पे पहुँचना है तो उसके लिए मेहनत आपको खुद करना होगा। तो यही बात है, अभी आपके टाइम कम है, यानी आपके लिए एग्जाम का समय काफ़ी कम है, तो आप स्टडी पे काफ़ी फोकस कीजिए। फिर आपका 3 महीने बाद एग्जाम दीजिएगा, फरवरी में जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद घूमते रहिए फिरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐश कीजिए। लेकिन अभी आप स्टडी पे काफ़ी फोकस कीजिए। यहाँ आपका 11 और 21 में क्वेश्चन पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। यानी धातु कर्म क्या है और इसके कितने चरण होते हैं या कौन कौन होते हैं उसी को लिखना है। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या है, जो अयस्क होते हैं उनसे शुद्ध धातु की प्राप्ति करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। यानी अयस्कों को क्या होता है, जो भी अयस्क होता है उससे हम लोग शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म के विभिन्न चरण इस प्रकार है। यानी धातु कर्म की जो यह 4 चरण है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि धातु कर्म के 4 चरण इस प्रकार है या निम्नलिखित है।
फर्स्ट है आपका अयस्कों का सांद्रण, यानी जो भी अयस्क होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका सांद्रण करेंगे। सेकेंड है सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, यानी जिस अयस्कों का हमने सांद्रण किया तो उस अब सांद्रित अयस्क को, जो भी सांद्रण करके हमको प्राप्त हुआ, उस सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे, यानी जो धातु है उसके ऑक्साइड में उसको परिवर्तन करेंगे, बदलेंगे। थर्ड है आपका धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, यानी अब जब धातु के ऑक्साइड में वह परिवर्तन हो जाएगा तो उसके ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करेंगे। उसके बाद है धातु का शुद्धिकरण, जब धातु का निष्कर्षण हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अब उसको शुद्ध करेंगे, यानी उसका शुद्धिकरण करेंगे, जिससे हमको क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से लास्ट में हमको शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाएगी, और वही आपका धातु कर्म कहलाता है। और इसके इस प्रकार से 4 चरण है। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह आपका बोर्ड एग्जाम में 11 और 19 में पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी में आपको हेल्प मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसकी हेल्प मिलेगा। जैसे देखिए क्या कहा है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। 2 मार्क्स में आपसे पूछेगा, सिर्फ ऊष्माक्षेपी का परिभाषा पूछ सकता है या ऊष्माशोषी का परिभाषा पूछ सकता है, या दोनों मिलाकर ज़्यादा चांस नहीं बनता है कि दोनों आपसे एक साथ 2 मार्क्स में भी पूछे। अगर दोनों पूछेगा तो हो सकता है या 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आंसर क्या कहा है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की भी प्राप्ति होती है, क्या होता है, जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की भी प्राप्ति होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है 1 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए जैसे यहाँ CaO + H2O एरो मार्क CaOH प्लस ऊष्मा है। आप समझिएगा, यहाँ पे उदाहरण समझिएगा, आपको परिभाषा पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। क्या कहा है, CaO जो कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, H2O जो कि आपका जल है। अब देखिए यहाँ CO जो है वह कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कह सकते हैं, और H2O आपका जल है। यहाँ आपका उत्पाद जो बन रहा है यह आपका दोनों अभिकारक है, और इधर जो बन रहा है तीर के दाहिने साइड वह आपका उत्पाद का निर्माण हो रहा है CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, और प्लस ऊष्मा। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी आपके घर ऐसे चूना, जो चूने का जो ऑक्साइड होता है, जो चूना आता है, जैसे पेड़ पौधे अगर रंगने के लिए आपने देखा होगा काफ़ी अपने गाँव में कि उसमें जब चूना आता है तो उसको घोलने के लिए उसमें क्या करते हैं, जल मिलाते हैं। उसकी अभिक्रिया क्या होता है, दोनों का एक साथ अभिक्रिया होता है, यानी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में जल का मिश्रण करते हैं, क्या करते हैं, उसको जल को मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, भाप निकलता है, यानी ऊष्मा निकलता है। वही आपका क्या होता है, उसमें जो ऊष्मा निकल रहा है तो उसके बाद हमको जो भी प्राप्त होता है चूने का जल, वह क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी वह बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। क्योंकि जब वह पानी से मिला देंगे तो उसमें वह क्या हो गया, वह बुझ गया, उससे जो है ऊष्मा निकलने वाला था वह निकल गया, तो हमको लास्ट में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा, यानी ऊष्मा भी हमको प्राप्त हुआ। तो वह आपका ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, यानी जिसमें ऊष्मा जो है वह उत्पन्न होगा वह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। सेकेंड है आपका ऊष्माशोषी। देखिएगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो है वह ऊष्मा का अवशोषण होगा वह ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे CaCO3 एरो मार्क ऊष्मा है CO + CO2। यहाँ पे उदाहरण समझिएगा, क्या है, CaCO3 जो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, यह कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, एरो मार्क ऊष्मा दिया हुआ है, यानी आपने इस प्रकार से एग्जाम में लिखिएगा या कॉपी में लिखिएगा तो C इस पर एरो दे दीजिएगा और इसके ऊपर इस प्रकार से ऊष्मा लिख दीजिएगा, या फिर डेल्टा का चिन्ह दे दीजिएगा, वो भी ऊष्मा का संकेत होता है। तो वही है आपका CaCO3 एरो मार्क, यहाँ पे ऊष्मा दिया जा रहा है, यानी इसको जो है कि क्या है, यह जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हम लोग क्या है, यह अभिकारक है, और इसको उत्पाद में बदलने के लिए इसको हम लोग जब तोड़ना चाहे अलग अलग खंडों में तो वह क्या होगा, इसको ऊष्मा देने की हमको आवश्यकता पड़ रही है। यानी जब इसको ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो यह क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में यह विभक्त हो जा रहा है। यानी यह जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में यह टूट जा रहा है,
विभक्त हो जा रहा है। तो इसको तोड़ने के लिए हमको क्या कर रहा है, ऊष्मा के देने, अलग से ऊष्मा हमको देना पड़ रहा है, और यह जो है ऊष्मा का क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है। यानी जब इसके अंदर वह ऊष्मा जा रहा है तभी यह टूटकर वह विभक्त हो रहा है। तो इसको हमको बाहर से अपने तरफ से ऊष्मा देना पड़ रहा है, तो यह ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। तो यह आपका ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। और जो ऊष्मा अपना से उत्पन्न करेगा, यानी वह उत्पाद के रूप में हमको ऊष्मा जो देगा हमको, वह आपका ऊष्मा क्षेपी कहलाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर था। आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर और उदाहरण पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत होता है वीडियो बनाने में। जो भी क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका 18 के फर्स्ट पाली में पूछ रखा है। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। क्या कहा है देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया जो है उसे आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दे करके समझाइए। यानी एक उदाहरण के साथ इसे समझाना है। देखिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का, अब यहाँ एक अवक्षेप पदार्थ आ रहा है। तो अवक्षेप जो है वह एक ठोस पदार्थ होता है जो कि विलयन में जो है वह तैरते रहता है, वह घुलता नहीं है, यानी वह ठोस पदार्थ होता है। तो वही कहा है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको शब्द में उदाहरण दिया गया है और इसी को आपको समीकरण के रूप में बताया गया है। जैसे लेड नाइट्रेट के विलयन में क्या है, लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। क्या होता है, जब हम लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन को मिलाते हैं तो वहाँ लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है जो पोटेशियम नाइट्रेट के विलयन में तैरते रहता है। यानी वह क्या है, वह ठोस पदार्थ है, तो वह विलयन में क्या होता है, तैरने लगता है। जैसे यहाँ पे समझिएगा PbNO3, यानी Pb जो है वह आपका लेड का संकेत है, यानी सीसा का। NO3 आपका नाइट्रेट का सूत्र है, यानी PbNO3 लेड नाइट्रेट, यही आपका यहाँ पे लेड नाइट्रेट है। उसके बाद है 2Ki, यह 2 आपका क्या है, संतुलित करने के लिए है, और Ki जो है वह K पोटेशियम और I जो है वह आयोडाइड है, यानी वही Ki पोटेशियम आयोडाइड है। उसके बाद कह रहा है कि इसके विलयन में जब मिलाने पर क्या होता है, वह लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है, यानी लेड आयोडाइड। यहाँ Pb क्या है, आपका लेड है, यानी सीसा है, I जो है वह आयोडाइड है, I2 जो है आपका क्या है, आयोडाइड का सूत्र है। तो वही आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, 2PbI2। अब देखिए यहाँ पे आपको एक तीर का चिन्ह दिख रहा है जो कि क्या है, यह अवक्षेप को दर्शाता है। यानी तीर का चिन्ह अगर नीचे की तरफ है तो वह अवक्षेप को दर्शाता है, अगर तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ है तो वहाँ पे आपको ऊष्मा की प्राप्ति होती है। यानी जहाँ ऊष्मा हमको मिलता है, ऊष्मा जहाँ उत्पन्न होता है, वही यह ऊष्मा को दर्शाने के लिए तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ होता है, और अवक्षेप को दर्शाने के लिए तीर का चिन्ह नीचे की तरफ होता है। वही आपका 2PbI2 यानी लेड आयोडाइड का यह अवक्षेप बन रहा है जो कि कहाँ तैर रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट के। यही आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, 2KNO3, यानी इसी के विलयन में यह जो है अवक्षेप जो बन रहा है वह तैरते रहता है। यही आपका क्वेश्चन का आंसर था। आशा करता हूँ आपको आंसर पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सके। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, यानी 2 वीडियो में हम लोगों का 10 क्वेश्चन करके क्या हो गया, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने 5 वीडियो में पूर्ण रूप से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। और इसी प्रकार आपको फिजिक्स का, बायो का, सभी का आपको मिल जाएगा। और सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी का आपका सीरीज बनाकर आपका पर डे क्लास चलाया जा रहा है। पर डे क्लास चलता है शाम को 7 बजे। तो आप क्लास ज्वाइन नहीं किए थे तो आप क्लास को पर डे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम है। आपको एग्जाम से पहले आपका पूर्ण रूप से सिलेबस समाप्त रहेगा और आप अच्छी खासी उस समय तैयारी कर चुके होंगे। तो आप वीडियो को, उसके लिए आपको कंटिन्यू करना होगा, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वह आप पूछिए, क्योंकि कोई भी आपको बताएगा, आपको समझना है किस तरह से आप समझ पाएंगे। वह सबका अपना अपना रूल होता है, नियम होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।